तो अपराध मुक्त भारत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट नोट है वो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए सिटिंग जो है डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश मेरे द्वारा भेजा गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मान्य करते हुए इसे नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06 के तहत इसे मान्यता प्रदान की है। और आज भी मैं इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हेड हूँ। ठीक है ना। तो ये क्राइम फ्री भारत जो है क्या कॉन्सेप्ट है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन है। ठीक है ना जी। और इसमें आम आदमी को सेंटर स्टेज पे रखा गया है। ठीक है ना। जैसे आज हमारी बड़ी समस्या है कि हम थाने जाते हैं, हमारी एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है और उसका बड़ा कारण ये है कि हम एक गुलाम हैं। ये नेताओं की पुलिस हो गई है, आम जनता की पुलिस नहीं रह गई है। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके कारण थाने जाके भी कोई लाभ नहीं होता है, तो क्यों ना थाने जाना ही अपने आप में निर्मूल कर दिया जाए। राइट। तो इसके लिए 4 या 5 तरीके के प्लेटफॉर्म हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है कि जो नियरेस्ट वॉलंटियर है वो अपने मोबाइल के साथ पहुंचेगा और मोबाइल में एक ऐप होगा, उस ऐप के माध्यम से आपकी एफआईआर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में ली जाएगी। ठीक है ना। और ये ऑडियो वीडियो ये डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प होगा और हैश वैल्यू के साथ इसे लॉक कर दिया जाएगा। तो ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, इसको कोई कटवट नहीं कर सकता है। राइट। इसमें एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ। वॉलंटियर कौन होंगे? वॉलंटियर जो है हर जनता के 137 करोड़ लोग होंगे, क्योंकि भारत का कानून हर भारतीय नागरिक को पुलिस अधिकारी का कानूनी अधिकार देता है। तो क्या आपको ये जानकारी है कि आपको एक कानूनी रूप पे आप एक पुलिस अधिकारी हैं, मैं एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी हूँ और आप एक सादा वर्दी वाले पुलिस अधिकारी हैं। मुझे अपने काम के लिए वेतन मिलता है, आपको अपने काम के लिए वेतन नहीं मिलता है जी। तो इसके लिए मैं 2-3 सेक्शन का थोड़ा सहारा लेके आपको समझा देता हूँ जी। तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। ठीक। इसमें पहला सेक्शन है जिसको मैं चाहूंगा कि आप गूगल से जरा उसे देख के पढ़िए भी। आपको मेरी बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं पढ़ के उस निष्कर्ष पे पहुंचिए। ठीक। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 39 सीआरपीसी। ये आपको अधिकार देता है और बल्कि दायित्व भी सौंपता है कि यदि आपके संज्ञान में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जाता है तो आप जो है आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे थाने में रिपोर्ट करें। अच्छा। यदि आप इसे थाने में रिपोर्ट नहीं करते हैं इस बात के लिए आपको जेल भेजा जा सकता है। और बाकी जो है सभी अपराधों में ये जिम्मेवारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन की होती है कि वो कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध करें कि ये अपराध आपने किया है। लेकिन यदि आपने सेक्शन 39 की सीआरपीसी की ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया है तो यह जिम्मेवारी आपके ऊपर थोपी गई है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट हैं। ऐसा बलवती कानून। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि साहब इसमें तो इतनी बड़ी आफत है और इसको आप अधिकार कह रहे हैं। जस्ट मैं पूछने ही वाला था। हाँ, क्योंकि ये तो बड़ी आफत है, आप मुझे जेल में डाल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आप सिद्ध करो कि आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट हैं, आप मासूम हैं और आप कह रहे हैं साहब ये अधिकार है। ये सही मायने में अधिकार ही है, क्योंकि इस कानूनी जिम्मेवारी के रहते कायदे से पुलिस अधिकारी आपको भगा नहीं सकता है। आप उससे कहेंगे कि मैं अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और यदि मैं अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं करूंगा तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा, लिहाजा मैं तो अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन करूंगा। तो ये कानूनी दायित्व एक कानूनी अधिकार बन जाता है, जिससे किसी के साथ भी अपराध हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अधिकार। नहीं तो आपको पुलिस वाला भगा देता। और यही कारण है कि क्या आपको ये मालूम था, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को ये मालूम था कि सेक्शन 39 है और इतना पावरफुल है, आपको किसी ने बताया क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। और साथ में बहुत से लोग रिपोर्ट करने भी जाते थे, यदि साथ में जाओ तो कई दफा ऐसा भी हमें सुनने में आया है कि थाने से उनको भगा दिया गया। हाँ, और उनके साथियों को भी भगा दिया जाता है। आपको रिपोर्ट करने के लिए विक्टिम की जरूरत नहीं है। आप बिना विक्टिम के जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसके लिए फरियादी आपके साथ होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका जो है मजबूर ये रहेगा कि ये अपराध घटित हुआ, मुझे इस तरीके से मेरे संज्ञान में आया है और सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत मेरा ये कानूनी दायित्व बनता है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका भी जो है ना 154(1) के तहत कानूनी दायित्व है, मिस्टर पुलिस, आप FIR दर्ज करें। अच्छा, हमें निवेदन करना छोड़ना चाहिए, हमें कानूनी भाषा का यूज करना चालू करना चाहिए, राइट। अब यदि मान लो पुलिस जो है 154(1) में थानेदार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो उसी सेक्शन का 154 में एक सब सेक्शन 3 है, वो SP को अधिकार देता है कि उसके पास यदि ये मटेरियल भेजा जा सकता है, या तो वो स्वयं संज्ञान लेके विवेचना कर सकता है या अपने किसी भी अधीनस्थ के को दे सकता है वो। अच्छा। तो अभी जो अपनी एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है, हमें कष्ट ये होता है कि जिसके विरुद्ध हम शिकायत करते हैं उसी के पास वो शिकायत पहुंच जाती है। कानून में बड़ा स्पष्ट किया गया है कि SP को ये जरूरी नहीं है कि उसी थानेदार के पास, उसी डिप्टी SP के पास, उसी एडिशनल SP के पास वो शिकायत भेजे। अच्छा, वो अपने किसी भी अधीनस्थ के पास भेज सकता है। और कानून में इतने बृहद पावर दिए गए हैं कि जिस अधीनस्थ को पास वो भेजेगा, उस पर्टिकुलर केस में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार उस अधीनस्थ अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, तो वो अपने सिग्नेचर से FIR दर्ज कर सकता है वहां का थानेदार ना होने के बावजूद। ठीक, वो अपने सिग्नेचर से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अपने सिग्नेचर से ही चालान कर सकता है। उसे थाने प्रभारी की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। तो यदि मान लो थाना प्रभारी ने किसी के प्रभाव में है, पैसा ले लिया है, गड़बड़ी किया है, तो SP को ये बहुत ओरिजिनल पावर है और ये पावर जो है केवल SP के पास ही है। अच्छा, बाकी लोग जो है सेक्शन 36 के तहत थानेदार के अधिकार जो है प्राप्त कर पाते हैं, SP के अधिकार किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्राप्त नहीं होता है, राइट। तो ये जो है सेक्शन 154(3) SP का बहुत ओरिजिनल और मूल अधिकार है, ठीक है ना। ओके, अब अज्यूम करिए कि वो भी नहीं सुनता है, तो 156(3) में न्यायालय को संज्ञान लेने का और कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देने का अधिकार दिया गया है, राइट। अच्छा, ठीक। यदि मान लो कोर्ट भी नहीं सुनता है तो 442 में ये जिम्मेवारी हाई कोर्ट को सौंपी गई है। और अज्यूम करिए यदि हाई कोर्ट ने भी नहीं सुनता है तो PIL या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में यह जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की बनती है। ओके, क्या ये सब जानकारियां थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी जी। और हम कभी अगले सेशन में आपसे बात करेंगे तो आपको समझाएंगे कि ऐसी व्यवस्था जमीन पे उतारी जा सकती है कि सरकार की भी औकात के बाहर होगा कि वो आपकी रिपोर्ट का संज्ञान ना ले। क्योंकि ये जो है आपकी रिपोर्ट का संज्ञान लेना, आपकी रिपोर्ट पे पूरा ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन करना, सही पुलिसिंग करना, ये राज्य सरकार की बादशाही नहीं है, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है जो उसे संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 2 के तहत दी गई है, राइट। ओके, इसी संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलती है तो उसे संविधान की मशीनरी की फेल्योर माना जाए, राइट। राइट, और यदि संविधान की मशीनरी की फेल्योर हुई है तो ऐसी सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जा सकता है। ओके, राइट। अब अज्यूम करें कि अब सरकार को के विरुद्ध रिपोर्ट कौन भेजेगा और संज्ञान क्या होगा, तो संविधान में इसकी व्यवस्था भी की गई है। ओके, संविधान में जो गवर्नर का पद निर्मित किया गया है उसका मूल जो काम है कि उसे हर महीने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना पड़ती है कि हमारी सरकार जो राज्य सरकार है इसकी व्यवस्था संविधान के अनुकूल चल रही है। तो हमारे जो गवर्नर महोदय, क्योंकि वो भी राजनेता ही हैं,
तो वो जो है सही रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं भेजते हैं। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सभी चीजों को कलेक्ट करके उन गवर्नर महोदय को भी जो है ना बाध्य करेगा और आगे चल के PIL करके सुप्रीम कोर्ट से उनको मंडा में भी जारी कराएगा। क्योंकि एक प्रश्न मन में आ रहा है, एक प्रश्न मन में आ रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर पूछिए। इस विषय से थोड़ा सा हटकर है। हाँ पूछिए। ऐसा है, क्या हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है कि जो भी राज्य के गवर्नर हो वो कई अधिकारी वर्ग के लोग हों, जिनको इस विषय में जानकारी हो? इससे काम नहीं चलेगा। जो अधिकारियों को दिए हुए हैं, क्या वो राष्ट्र हित में, देश हित में, आम जनता के हित में यूज हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं। तो इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि हमें समस्या के मूल में जाना होगा। ये राजनेता उस मूल में जाना नहीं चाहते हैं। 75 वर्ष की आजादी के महोत्सव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। और जब उन्होंने ये बात कही है तो उनका आशय जो क्रूर बादशाहों के नाम पर जो है सड़कों के नाम, शहरों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम हैं, तो उनको बदलने की प्रक्रिया चल रही है। हम ये कह रहे हैं गुलामियत की सबसे बड़ी निशानी है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं, जो हमारे नेहरू जी ने बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर थोपा है। और जो बादशाही व्यवस्था भारतीय गुलाम जनता पर शासन करने के लिए बनाई गई थी, उस व्यवस्था को बिना अकाउंटेबल बनाए, बिना ट्रांसपेरेंट बनाए, वो भी आपके ऊपर थोप दिया गया है। तो आज के इन नेताओं ने यदि थोड़ा बहुत कानून में संशोधन किया है तो उस बादशाही व्यवस्था को और अधिकार दे दिए हैं, जिससे आप जो अंग्रेजों के समय गुलाम थे उससे बड़े गुलाम हो गए हैं। देखिए, मैं इसका एक दृष्टांत आपको समझाता हूँ। जब आप अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। उन्होंने अंग्रेजों के ऐसे साम्राज्य को, जिसका फैलाव इतना अधिक था कि सूर्य कभी उनके साम्राज्य में अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों को चुनौती दी और अंग्रेजों ने न्याय का ढकोसला करते हुए, कोर्ट वोर्ट की कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पे बेकानूनी तौर पे चढ़ा दिया और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। राइट। आज जबकि राज सत्ता आपके वोट से स्थापित है, उसने आपको इतना डरा के रखा है, इतना बड़ा गुलाम बना दिया है कि हम में से किसी भी सज्जन व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। वो डरा हुआ और सहमा हुआ व्यक्ति है। उसे लगता है कि यदि मैं सत्य बोलूंगा तो जो है हमारे वरिष्ठ ही हमको कुचल डालेंगे, ये लोग हमको कुचल डालेंगे, हमें झूठे केसेस में फंसा देंगे। क्या ये सत्यता के बहुत नजदीक नहीं है? बिल्कुल। क्या सोचना है आपका? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप इस विषय को लेकर। आज हम बड़े गुलाम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो आप ये बताइए कि हमने स्वतंत्रता अपने ऊपर गुलामों की गुलामियत के लिए की गई थी क्या? आप मुझे ये बताइए कि जो राजनीतिक सत्ता आपके ऊपर स्थापित है वो आपके वोट से तो चुनी जा रही है, क्या वो आपको रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है और पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी विप से डरी हुई है और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से डरी हुई है और उसकी प्लेट में जो 2-4 टुकड़े आ गए हैं उसे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं उसकी प्लेट से टुकड़े ना उठा लिए जाए। अब तो सवाल उठता है कि ये राजनीतिक पार्टियां टिकट किसको बांट रही हैं? तो अयोग्य लोगों को टिकट बांट रही हैं, जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको टिकट बांट ले रही हैं, अपने जो है ना आकाओं के, नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दे रही हैं क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें डर लगता है। तो दूसरे राजनीतिक पार्टी जो अपने लाभ के लिए जब उन्हें लगता है कि उनको अब उस तरफ जो है सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है, तो अब सत्ता सुख पाने के लिए वो अपनी पार्टी बदलती हैं। तो ये दुष्ट राजनेता और राजनीतिक पार्टियां उन्हें मंच पे बिठाती हैं, उन्हें साल भेंट करती हैं, उन्हें नारियल भेंट करती हैं, फूल माला भेंट करती हैं, उन्हें टिकट भी देती हैं और मंत्री पद भी देती हैं और कई बार जो है ना पैसा भी देती हैं। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।
और बड़ी संख्या में अपराधियों को हर पार्टी को टिकट देने की होड़ लगी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है, इसमें जो विधानसभा गठित हुई है उसमें 403 सदस्य हैं। इन 403 सदस्यों में 205 के उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड है, विच मेक्स इट 51%। तो आज आपके मेजॉरिटी ऑफ जो है कानून के निर्माता अपराधी हैं। हाँ। आपको क्या मालूम है कि जो अभी पार्लियामेंट चल रही है 2019 से 2024 के बीच में, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे। इतना ज्यादा है? इतनी ज्यादा है? मैं तो आपको परसेंटेज बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैं तो उन्हीं के एफिडेविट के हिसाब से बोल रहा हूँ जो उन्होंने दिया है, जो उन्होंने दिया है। तो इन राजनीतिक दुष्टों को योग्य और शरीफ व्यक्ति तो मिलते नहीं हैं। अब इस बात को अपने आप भी देख लीजिए, जो एमएलए एमपी आपके बने हुए हैं, एक सूची बनाइए, कितने लोग लगते हैं कि उन्हें आपके एमएलए एमपी बनना चाहिए था। इन दुष्ट राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें टिकट क्यों दिया? इनको छदम तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके जिताया क्यों? और जिस दिन से ये जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, और भ्रष्टाचार की गंगा का जो स्वरूप है वो इन्हीं के उससे निकलता है। तो अब आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे हो सकता है? गरीबी मुक्त भारत कैसे हो सकता है? जब आपको गरीब बना के रखना, आपको दारूखोर बना के रखना हमारी राजनीतिक मजबूरी है, और यदि हम जो है ना आपको समृद्ध कर देंगे तो फिर आपका वोट तो हम कैसे खरीद पाएंगे? बिल्कुल सही। यही कारण है कि मोहल्ली गलियों में जो है ना दारू के पाउच पहुंच गए हैं, और भारत का अधिकांश युवा जो है वो दारू का सेवन कर रहा है, उसका शरीर खराब हो गया है। उसमें जो इवन मजदूर है उसे जो है ना पूरे दिन भर जो 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो भी उसे मजदूरी करना होती है, उतना श्रम करने की शक्ति भी उसके शरीर में नहीं रह गई। और वो खाना खाने की बजाय दारू का पाउच लेता है और नमकीन खाता है, तो उसका शरीर को तो जवाब देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए, ये दुष्ट लोग जो है, अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है राहुल गांधी और केजरीवाल गुजरात गए थे, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। हाँ। तो राहुल गांधी जो है 1.25 लाख करोड़ की रेवड़ी बांट के आए हैं, और जो है कि अरविंद केजरीवाल 80,000 करोड़ की रेवड़ी बांट के आए हैं। तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति में ये गरीबी हटाओ का स्लोगन ही तो बुलाएंगे ना, गरीबी थोड़ी हटाएंगे। स्लोगन गरीबी हटा देंगे तो फिर वोट कैसे खरीदेंगे? ये भी सही है। यदि दारूखोर आपको नहीं बनाएंगे तो दारू की बोतल से आपका वोट कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो लेकिन अपन अपनी मूल बात से थोड़े से भटक गए हैं। जी। यदि आपको अपनी बात का जवाब मिल गया हो तो अपन मूल बात पे आते हैं। जी। तो आपको अपनी बात का जवाब मिल गया? बिल्कुल मिल गया। चलिए, तो अब जो इसमें जो एफआईआर दर्ज होगी वो जो है 137 करोड़ लोग जो है वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्टर्ड होंगे। भारत की हर जनता वो है, और उसका एक कानूनी दायित्व भी है, और इस काम को करने के लिए उसे खूब जोर से रेवेन्यू मिलेगी। तो विक्टिम को भी रेवेन्यू मिलेगी, गवाह को भी रेवेन्यू मिलेगी, डिफेंस के लॉयर को भी रेवेन्यू मिलेगी, और प्रोसिक्यूशन के लॉयर को भी रेवेन्यू मिलेगी। अब किसी मुवक्किल को अपना वकील हायर नहीं करना पड़ेगा। और जज महोदय को भी सैलरी की बजाय उन्हें भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। बिल्कुल। और बिना कोर्ट जाए, अच्छा पहले दूसरे आ जाते हैं, तो रेवेन्यू स्ट्रीम को बाद में आ जाते हैं, क्योंकि इस रेवेन्यू से स्ट्रीम से इतना धन पैदा होगा कि हम जो है राज्य शासन का इसमें पैसा खर्च नहीं करेंगे, और इतना पैसा जनरेट होगा कि हम इस भारत को टैक्स फ्री कर पाएंगे। अच्छा, ये बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है। ओके, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो आपकी एफआईआर दर्ज हो गई,
उसमें जो है डिजिटल एक्यूरेसी है, क्योंकि ऑडियो वीडियो एज इट इज जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं, टाइम लोकेशन से स्टैम्प हो रहे हैं। और यदि आपको तकनीकी ज्ञान है तो एक हैश वैल्यू होती है जो क्रिएट होती है, जिसमें आप कोई भी छेड़खान करेंगे तो वो हैश वैल्यू बदल जाती है। तो ये कंटेंट हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगा, तो इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय एनीबडी। ठीक है ना? ओके। देन जो है, यदि आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं समझ पा रही है और समझ भी पा रही है, तो भी हम चाहेंगे कि एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर वो आपसे संवाद करे, तो ही विल आल्सो बिकम द विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ FIR, राइट। तो वैसे तो टेक्नोलॉजी सेक्शन में धाराएं लगा रही है, लेकिन फिर भी हम एक वकील महोदय को उसमें जबरदस्ती डाल देंगे कि हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिल रही है, तो हर किसी को आनंद भी आएगा, पैसा भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है ही विल बिकम विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ FIR। जो व्यक्ति अपना मोबाइल लेके आपकी FIR दर्ज करा रहा है, ही इज बिकम नॉट ओनली द विटनेस टू द FIR, ही हैज बिकम द विटनेस टू द बॉडी ऑफ द विक्टिम। तो वो आपके चोटों के निशान को देख सकता है। फिर उसमें मोबाइल में कुछ थोड़े बहुत डिवाइस एक्स्ट्रा बना देंगे, तो वो 3D पिक्चर्स वगैरह लेके मेजरमेंट करके जो एक निर्णय आज डॉक्टर नहीं ले पाता है कि इंसाइज और लिसर्टेड बोन्ड में क्या फर्क है, ये अधिकांश डॉक्टर की औकात के बाहर की बात है। वो छोटे से डिवाइसेस जो है वो उसका मेजरमेंट भी कर देंगे, कितनी गहराई है ये सब भी नाप लेंगे। सो देन ही विल बिकम द विटनेस टू द process of FIR, he will become the witness to the body, facial expression and emotions of the victim, and he will become the witness to the scene of crime. Right. और वो सीन ऑफ क्राइम में ऐसे आजकल बड़े अच्छे से डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें 2-3 जगह से दूर से खड़े होके हम फोटो लेके वो सब चीज कैप्चर कर पाएंगे, जो पुलिस वाला वहाँ पे पास में खड़े होकर दूरबीन लगा के भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझ रहे ना? बिल्कुल। तो इस तरीके की जो FIR दर्ज होगी वो कोई जाके कोर्ट में बदल नहीं सकता है कि साहब मैंने तो ये कहा था, वो दरोगा साहब ने दूसरी चीज लिख ली। अब जब टाइम भी रहेगा, डेट भी रहेगी, कंडीशन भी सब कुछ रहेगा, तो बदल कैसे सकती है? हाँ, नहीं, वो बदलने वाली बात नहीं है, वो कंटेंट वुड बी अवेलेबल। अवेलेबल। तो यदि कोई गलत FIR करेगा तो उसके विरुद्ध भी उसी सर्टेनिटी से कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत दुष्ट लोग जो है वो फर्जी मुकदमा कायम कराते हैं। ठाकुर साहब अपने जो है ना दलित SC ST जो है ना नौकर से आपके विरुद्ध जो ना फर्जी मुकदमा कायम करा देता है। हम लोग जो है, हमारी बेटी जो है ना फलाना हो गया तो हम दहेज का फर्जी मुकदमा कायम करा देते हैं। इसका कुछ ज्यादा ही चल रहा है दहेज का फर्जी मुकदमा। ये दुष्टता है। ये दुष्टता इसलिए है क्योंकि हमने एक अच्छी व्यवस्था पैदा ही नहीं की है, और ये राजनेता अच्छी व्यवस्था पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि जो अभी इस नई व्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये अभियान बहुत तेजी से चल भी रहा है जी। तो मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, क्योंकि हर पहलू का कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव होता है। इसका कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव करने की सामर्थ्य किसी में होगी ही नहीं। अच्छा, देखिए आगे चल के जो है जितने भी CCTVs और कैमराज लगेंगे, हर कोई, हम और आप कोशिश करेगा कि जितने आपको CCTV कैमराज का जो ना नोड मिल जाए वो आप लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ऑफेंस को कैप्चर करेगा उस पे जो कंपाउंडिंग फीस चार्ज होगी उसकी 50% आपको मिल जाएगी। तो जो आप एक CCTV के सेट लगाएंगे, सिस्टम लगाएंगे, वो 1 महीने से 3 महीने से अधिकतम 6 महीने में उसकी जो है कीमत वसूल हो जाएगी। तो 6 महीने बाद वो आपकी EMI हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो आप यदि एक सिस्टम लगाओगे तो आपको 1 EMI मिलेगी। यदि हम 1000 सिस्टम लगा देंगे तो हमको 1000 बिल्कुल मिलेगी। तो हर कोई जो है लोन लेके भी सिस्टम लगाएगा, तो कैप्चरिंग ऑफ एविडेंस विल बिकम सो मच होल कि झूठ नहीं बोल पाएंगे। जैसे झूठ करिए कि आप वहां थे नहीं और आपने बोल दिया कि हाँ मैंने ये देखा, कहीं दूसरी जगह के सिस्टम ने आपको कैप्चर कर लिया, वो कहेगा कि तो इतने समय यहाँ पे थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपन दिमाग से पैदल तो है नहीं। यदि कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट आएगा तो ये व्यवस्था किसने सोची है? मैथिली शरण गुप्त ने। बिल्कुल। तो मैथिली शरण गुप्त उसका जो है दूसरा विकल्प भी सोच लेंगे। बिल्कुल, बताइए ना।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब वी विल नॉट रिमेन स्टैटिक। हाँ, देखिए, अपराधी और व्यवस्था को हम वो पात पात हम डाल डाल इस तरीके का जो फंडा चलता है, तो वी विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ द क्रिमिनल्स। अब बताओ, क्रिमिनल्स अधिकांश बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, यदि हम पूरी ऊर्जा और शक्ति और टेक्नोलॉजी लगा देंगे तो क्या ये अनपढ़ गवार अपराधी क्या बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। तो आज ये इसलिए है क्योंकि आपके राजनेता ही अपराधी हैं, तो वो ये अच्छी व्यवस्था चाहते ही नहीं है। अब आप ये बताइए, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ जी कि आज की आपकी पुलिस, आपको मालूम है कि नहीं कि पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न हो रही है, जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाया था। हाँ। और ढेर सारी कमेटी और कमीशन बनाई गई। दुष्ट नेताओं ने उनकी अनुशंसाओं को जो है ना कचरे में डाल के रखा और उनकी अनुशंसाएं धूल चाट रही हैं। तो वैसे तो अनुशंसाएं ही बहुत उथली हैं, राइट? क्योंकि जब सोच आपकी, जब आप बड़ा सोच नहीं पाओगे तो उथली अनुशंसाएं ही दोगे, राइट? यदि मैथिली शरण गुप्त जैसा कोई एकदम पूरा कॉन्सेप्ट लेके आएगा कि हम अपराध मुक्त ही कर देंगे, तो बड़ा सोचोगे तो बड़ी अनुशंसाएं होंगी। बिल्कुल होंगी। तो छोटी अनुशंसाओं के बावजूद इन्होंने वो छोटी अनुशंसाएं भी इम्प्लीमेंट नहीं की, क्योंकि इन 10 राजनेताओं को अंग्रेजों की वो निर्दयी, कठोर और आपके ऊपर शासन करने वाली पुलिस ही पसंद आ रही है, क्योंकि वो पुलिस उनकी जेब में बैठी हुई है। वो पुलिस राजनेताओं की पुलिस है, वो पुलिस आम जनताओं की पुलिस ही नहीं है। राइट। आप ये बताइए, 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 7 बिंदु का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 142 को इन्वोक किया था। हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो न्याय को स्थापित करने के लिए व्यवस्थाएं बना सकता है। अच्छा। तो 2006 में उस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु का जो ना निर्देश जारी किया था सरकारों को, और उससे अपेक्षा की गई थी कि इन 7 बिंदुओं का यदि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो हमारी पुलिस जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त हो जाएगी। अच्छा। आज जो है 2006 से हम 2022 में पहुंच गए हैं। इस 16 साल की यात्रा में इन दुष्ट राजनेताओं ने उस 7 बिंदु रिकमेंडेशन को इतने गंदे ढंग से इम्प्लीमेंट किया कि आज जो है सिपाही से लेके डीजी उनकी जेब में बैठा हुआ है, उनकी मर्जी से ही पोस्ट होता है, उनकी मर्जी तक ही वो अपने पद पर रह सकता है, और वो पूरी तरह से उनका गुलाम बन गया है। और डीजी के पद पर बैठे हुए लोग, आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर में, अपने अपने आका को खुश करने के लिए रोड पर कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो भारतीय पुलिस सेवा के लोग हैं और वो जो है राष्ट्रीय हित में काम करेंगे। अपने जो है ना अपने आप को दाव लगाकर जो है ना वो राष्ट्र हित में काम करेंगे। इसलिए संविधान ने उनके प्रोटेक्शन के लिए 4 आर्टिकल संविधान में रखे हैं। आर्टिकल 109, 110, 111, 112। 4 आर्टिकल 4 अनुच्छेद संविधान में सिर्फ जो है ऑल इंडिया सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखे गए हैं। इसके बावजूद भी ये अपनी आकाओं की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं। और हैं कौन वो? अनपढ़ गंवार, बिल्कुल मेजॉरिटी अपराधी। और ये इन्हीं लोगों को टिकट देते हैं। तो हम इस व्यवस्था का सामना कैसे करेंगे? ये तो आसुरी व्यवस्था हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। तो इसलिए हमने जो क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल, जो अभी एनर्जी मॉडल निकाला है, कि हम जो है पहले तपस्या करेंगे। जी बिल्कुल। ये जो है एनर्जी मॉडल, वो तपस्या है, जिसमें 9 दिन का व्रत है कि 10 लोगों को 9 दिन में जोड़िए, तो मूल अंक 9 है। उसमें दूसरा व्रत है, जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाता है, वो 90 दिन का व्रत रखे, वो एक आदमी को जोड़े 90 दिन के लिए, तो भी मूल अंक 9 होगा। ठीक है ना? बिल्कुल। यदि मान लो वो उतनी एनर्जी भी उसमें नहीं है, तो वो जो है हर 2 दिन में एक आदमी को जोड़े, तो उसका व्रत 180 दिन चलेगा, जिसका मूल अंक 9 है। और यदि जो है उतनी एनर्जी भी नहीं है, तो भाई साहब 4 दिन में एक आदमी को जोड़ लीजिए, लेकिन फिर आपका व्रत 360 दिन में चलेगा, जिसका जो मूल अंक है वो भी 9 है।
तो जो लोग जुड़ेंगे उसका मूल अंक भी 9 होगा, दिनों की संख्या का मूल अंक भी 9 होगा। और इसमें आपकी जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपका कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, किसी कंडक्ट रूल का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो सभी शासकीय अशासकीय सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। अब बताइए, यहाँ एक और आपको जूते लाते गुलामों की व्यवस्था थोपी जा रही है और हम निर्लजता से उसे सह रहे हैं, राइट? और यहाँ पर आपके जेब का 5 पैसे नहीं जा रहा है और हम पूरी विद्वत्ता वहीं झाड़ रहे हैं। बार नहीं लगता है कि ये गुलामी हमारा प्रारब्ध है, हम इसे झेलने के लिए बने हैं। जैसे कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही